to our YouTube channel. I am Jyoti Haldar, clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing College, and today I am here with a new topic which is related to your community health nursing first subject. So today I am going to tell about regarding epidemiology and a triad. So today's main topic is epidemiology triad, but before this I would like to give a small introduction regarding epidemiology. So let's start. The term epidemiology is derived from the Greek word epidemic. Okay, so जो term है epidemiology वो एक Greek word epidemic से लिया गया है, और ये जो epidemic है वो काफ़ी सारे word के साथ compose करके ये epidemic word को form किया गया है. Okay, so epi means यहाँ पर है among और upon. Demos means study of population, or we can say study of people. Logos means study, means scientific study. Okay, so in short way we can say that it is the scientific study of the disease pattern in human population. So epidemiology क्या होता है? ये एक scientific study है जिसमें हम human के population में देखते हैं disease pattern. Okay, ये एक scientific study है जिसमें हम disease pattern का study करते हैं human population में. Okay, so in broad sense we can say that it is the study of effects of multiple factors on human health. और साथ ही साथ जो epidemiology में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा study है जिनमें हम study करते हैं जो भी multiple factors हैं वो human health को कैसे affect करते हैं. ठीक है, हमारे जो surroundings में से काफ़ी सारे factors हैं, ओके, जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं वो एक ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो इस स्टडी में एपिडेमियोलॉजी में हम यही मल्टीपल फैक्टर्स का स्टडी करते हैं कि इनका इफेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे कैसे पड़ता है. ओके, सो इट इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग दोज ऑफ द फिजिशियंस, बायोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एज वेल एज हेल्थ एजुकेटर्स एक्सेट्रा. सो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं फिजिशियंस, बायोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एज वेल एज हेल्थ एजुकेटर्स. So now I am going to deal the definition of epidemiology. So what is epidemiology means? A branch of medical science that deals with the incidence, distribution and control of disease in a population. So epidemiology क्या है? ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें हम स्टडी करते हैं या फिर डील करते हैं जो भी डिसीज़ है एक पॉपुलेशन में, जो भी डिसीज़ है उनका इंसिडेंस रेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड उनका कंट्रोल. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी है उसकी जो परिभाषा है वो वही है कि एपिडेमियोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें हम डील करते हैं या फिर हम जिसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं जो भी डिसीज़ है उनका इंसिडेंस रेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पॉपुलेशन में. ओके, एंड इन सेकेंड डेफिनेशन, epidemiology is the study of distribution and determinants of health related states or events including disease and the application of this study to control of disease and other health problems. Okay, so epidemiology जो second definition में भी कहा गया कि epidemiology एक study है जिसमें study करते हैं distribution and determinants. Okay, health से related जो भी determinants है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओके, साइकोलॉजिकल हेल्थ, तो ये सारे आपके हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो वो डिसीज़ है वो कितना फैला हुआ है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस चीज़ का स्टडी. ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी जो है एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं उस डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन रेट और उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके हेल्थ का जो स्टेटस है वो कैसा है. एंड जो ये स्टडी है उसका हम एप्लीकेशन इसलिए भी करते हैं ताकि हम इस चीज़ का भी स्टडी कर सकें कि उस जो भी डिसीज़ हो रहा है या फिर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस पॉपुलेशन में उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. ओके, और ये थर्ड डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज इन लार्ज पॉपुलेशन एंड विद डिटेक्शन ऑफ द सोर्स एंड कॉज ऑफ एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. सो एपिडेमियोलॉजी इज़ नथिंग बट कि ये मेडिकल ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इंसिडेंट्स. ओके, कितना हुआ है, क्या कौन सा डिसीज़ हुआ है या कितना हुआ है उस पॉपुलेशन में, उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं. साथ ही साथ हम इस चीज़ का भी डिटेक्शन करते हैं कि
उस एपिडेमिक, उस महामारी, इन्फेक्शियस बीमारी जो है या फिर संक्रमित बीमारी है, उसका सोर्स या तो जो कारण है वो क्या है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एम्स मीन्स होता है उद्देश्य। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी जो स्टडी है उसका क्या एम है। तो सबसे पहला है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो पहला एम है एपिडेमियोलॉजी का, वो उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो एपिडेमियोलॉजी है वो हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में, ओके, कि जो भी डिसीज़ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है, वो कितना फैला हुआ है, ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितना फैला हुआ है, उस चीज़ को जानने के लिए भी एपिडेमियोलॉजी स्टडी हम करते हैं। ओके, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके, कितने लोगों को अफेक्ट किया है, ये चीज़ को जानने के लिए हम जो है एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं। सेकेंड जो है टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पैथोजेनेसिस डिसीजेस। जो भी पैथोजेनेसिस डिसीजेस है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं, उनके क्या कारण हैं, उस कारण का पता लगाने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं। देन थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड द डेटा असेंशियल टू द प्लानिंग, implementation and evaluation of services for the prevention, control and treatment of diseases. So एपिडेमियोलॉजी का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि इसके थ्रू क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमको एक डेटा देता है, एक डाटा देता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, अगर उस पॉपुलेशन में जो भी डिसीजेस फैली है या फिर जो भी डिसीजेस हैं उससे रिलेटेड हमको डाटा मिलती है, प्लस हम उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। ओके, कि हम उसको कैसे ठीक करें, कैसे कंट्रोल करें, उस चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं। देन उस पर हम जो कौन सी हेल्थ फैसिलिटी हम दे या हेल्थ केयर दे, उस चीज़ को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन लास्ट में हम उसको इवॉल्वेट करते हैं, मतलब उसका रिजल्ट भी देखते हैं कि कितने लोग क्योर हुए हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन किए वो कितना काम किया है। ओके, और साथ ही साथ इसमें जो है इवॉल्यूशन में हम प्रिवेंटिव प्लस कंट्रोल जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं। सो फर्स्ट वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डायनेमिक्स, मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन एंड लेवल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। जो एपिडेमियोलॉजी है उसका मेन उद्देश्य ये भी है कि ये हमको हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डायनेमिक्स क्या है, मोड ऑफ डिसीज़ ट्रांसमिशन क्या है, और किस तरह से हम उस जो डिसीज़ जो फैला हुआ या डिसीज़ जो हो रहे हैं एक पॉपुलेशन, उसको हम कैसे कंट्रोल और कैसे प्रिवेंट करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एपिडेमियोलॉजी बहुत हेल्प करता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू compute validity, familiar with the brief history of the epidemiology, historical epidemiological investigations and interventions. ओके, सो एपिडेमियोलॉजी स्टडी जो है इसके थ्रू हम एबल हैं उस चीज़ को कंप्यूट करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी एपिडेमियोलॉजी हिस्ट्री है, ओके, जो भी महामारी जो बीमारियां कुछ हुई होगी, ठीक है, उसके हिस्ट्री के। एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड मीन्स अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कॉजेशन नोन एज द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड। सो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड एक मॉडल है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉजेशन का एक मॉडल है, ठीक है, जिसे हम एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड कहते हैं। और एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिसीज़ेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ओके, किस तरह से जो इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो कॉज करते हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रायंगल बनाया गया, एक ट्रायंगल, एक मॉडल दिया गया है जिसको हम एपिडेमियोलॉजी ट्रायड कहते हैं। ओके, and the triad consists of an external agent, a host and an environment in which host and agent are brought together causing the disease to occur in the host. So ये जो ट्रायड है, ट्रायड से आप समझ रहे होंगे ट्रायंगल। ओके, सो ये ट्रायड में तीन चीज़ें आती है, एक्सटर्नल एजेंट, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एजेंट, सेकेंड जो है वो होस्ट है, और एक इन्वायरमेंट। ओके, तो जब कभी भी एक होस्ट और एक एजेंट दोनों एक साथ होते हैं, व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर कॉजिंग अ डिसीज, ठीक है, एक एजेंट और जब एक होस्ट मिलते हैं देन एक डिसीज जो है वो कॉज करता है या फिर एक डिसीज जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
तो ये जो डिसीज़ प्रोड्यूस होता कैसा है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इस चीज़ का जो स्टडी है हम एपिडेमियोलॉजी जो ट्रायड है, ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं. सो इन डिटेल we can say that जो epidemiology triad है, it is the best represented diagrammatically. This represents the interaction between an agent, host or person and environment or place within a specific time dimension. ओके, सो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड जो है वो एक डायग्राम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड है वो एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. एंड ये जो ट्रायड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ये तीन चीज़ों के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. एजेंट का मतलब होता है जो भी कॉजिटिव फैक्टर है, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से डिसीज़ प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम एजेंट कहते हैं. होस्ट कौन होते हैं? होस्ट एक पर्सन है जिनको डिसीज़ कॉज होता है, वो होस्ट कहलाते हैं. एंड इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जो एजेंट को है वो एक ऐसे फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि जो होस्ट में डिसीज़ कॉज कर सके. सो द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड कैन बी अप्लाइड टू नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ where the agent could be unhealthy behavior, unsafe practice or unintended exposures to hazardous substance. So जो एजेंट है वो हमेशा इन्फेक्शियस एजेंट ही नहीं होते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, इन नॉन इन्फेक्शियस एजेंट के वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज कर सकता है, और वो एजेंट में कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अनहेल्दी बिहेवियर हो सकता है, अनसेफ प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, ओके, एंड अनइंटेंडेड एक्सपोजर्स हो सकते हैं. तो ये सारे चीज़ों की वजह से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज करते हैं. ओके, तो ये सारे जो है वो एजेंट है जो नॉन इन्फेक्शियस एजेंट में काउंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के एक्सपोजर में आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम पे जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ओके, और कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, ओके, तो ये सब भी आपके एजेंट पे काउंट किए जाते हैं. ये भी एजेंट्स कहलाते हैं बिकॉज इनकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नेक्स्ट, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट देयर इज़ अ ट्रायंगल. यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यही है आपका एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड. ओके, या फिर हम कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजिक ट्रायंगल. ओके, इसमें तीन चीज़ें आते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे एजेंट. ओके, तो एजेंट में कुछ भी हो सकता है. एजेंट में it may be biological agent, physical agent, chemical agent, nutrient agent and mechanical agent and social agent. ओके, ये सारे एजेंट्स है. एजेंट्स इन द सेंस इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से डिसीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एजेंट. ये कारक हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका होस्ट. होस्ट इन द सेंस मैन या पर्सन, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन होता है या फिर होने को है, या फिर जो पर्सन रिस्क में है टू गेट इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इसमें जो है वो होस्ट जो है उनमें ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है उनकी ससेप्टिबिलिटी पे, लाइक आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हो गए. ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक है जो एक होस्ट को एक ससेप्टेबल होस्ट में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट मीन्स प्लेस जहाँ पर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होते हैं और उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे ग्रो कर पाते हैं. एंड देन जो लास्ट है वो बॉडी होस्ट में जो है इन्फेक्शन जो है वो फॉर्म करते हैं या कॉज करते हैं. ठीक है, तो इन्वायरमेंट में भी वेरियस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट होते हैं. सो इन अवर नेक्स्ट स्लाइड हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन जो था, फर्स्ट जो है वो है एजेंट है. इस ट्रायड में, इस ट्रायंगल में जो फर्स्ट थिंग है दैट इज एजेंट. ओके, सो एजेंट क्या होते हैं? द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन इज अ
डिसीज एजेंट, तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो डिसीज़ कॉज करने का या फिर डिसीज़ को ट्रांसमिट करने का जो चेन है उसकी पहली जो सीढ़ी है या पहला जो स्टेप है वो कौन है? एजेंट है। ओके, सो जो एजेंट है वो चेन ऑफ इन्फेक्शन के फर्स्ट स्टेप में आते हैं। And the disease agent is defined as a substance, living or non-living, or a force, tangible or intangible, the excessive presence or relative lack of which may initiate or perpetuate a disease process. Okay, so जो disease agent है उसको हम define कर सकते हैं कि ये एक ऐसे substance है या एक ऐसे living या non-living thing भी हो सकते हैं। Okay, नॉट ओनली बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है, वायरस हो गए तो वो आपके लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि एजेंट सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हो, इट मे बी अ सब्सटेंस, लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एजेंट। So a disease may have a single agent but more factors are responsible for disease transmission. जो डिसीज़ जो है वो एक सिंगल एजेंट की वजह से हो सकता है, बट जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे फैक्टर्स, कैसे फैक्टर जो डिसीज़ को ट्रांसमिट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट जो एजेंट है वो एक ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स एक डिसीज़ है। ठीक है, वो एक सिंगल एजेंट जो है जो आपका वैरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, तो वो उसमें लिविंग एजेंट में जैसे हमने वैरिसिला जोस्टर वायरस जो है वो एजेंट हो गया। ठीक है, डिसीज़ में चिकन पॉक्स हो गया, बट इसको ट्रांसमिट करने के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, लाइक टचिंग से। ठीक है, अगर कोई पर्सन उनको टच कर लिया, कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से वो ट्रांसमिट हो सकता है, या तो फिर अगर वो जो पर्सन है अगर उनके क्लॉथ्स वगैरह जो है, अगर वो कोई पर्सन है जो सेकंड पर्सन उन्होंने अगर यूज़ कर लिया, तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जो डिसीज़ ट्रांसमिशन के जो फैक्टर्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस डिसीज़ का जो एजेंट होता है वो सिंगल होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील वन बाय वन, जो भी एजेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है जो बायोलॉजिकल एजेंट्स, मैंने पहले ही बताया था बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है या बोल सकते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, फंगस हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनकी वजह से डिसीज़ कॉज करता है, इनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट्स वाई ये एजेंट है। और ये किस तरह के एजेंट है? दे आर बायोलॉजिकल एजेंट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आती हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोजर्स टू एक्सेसिव हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एक्सेट्रा। इफ़ कोई पर्सन अगर वो एक्सपोजर में आते हैं एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई ये सारे जो चीज़ें हैं वो भी एक एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। दैट्स वाई दे ऑल आर कम्स अंडर एजेंट्स। तो व्हाट टाइप ऑफ एजेंट मीन्स दे आर फिजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में दो तरीके के एजेंट्स आते हैं, एक होता है एंडोजीनस और एक होता है एक्सोजीनस। ओके, एंडो वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एंडोजीनस में क्या होता है? दे आर द सम ऑफ द केमिकल्स मे बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ deranged फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, सीरम, बिलिरुबिन। ठीक है, तो एंडोजीनस क्या होता है? एंडोजीनस में हम ये देखते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और अगर इनका एक्सेसिव हो जाता है तो हमारे बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, सीरम हो गया, बिलिरुबिन हो गया। ओके, एक्सोजीनस क्या होता है? एक्सोजीनस में दे आर द एजेंट्स अराइजिंग आउटसाइड द ह्यूमन होस्ट, एलर्जेंस, मेटल्स, फ्यूम्स, गैसेस, इंजेक्शन एक्सेट्रा। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि
एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और ये हमारे ह्यूमन जो बॉडी है, फिर ह्यूमन जो होस्ट है, उनके बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी एलर्जेंस हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, फ्यूम्स, ठीक है, कुछ फ्यूम्स हो गए, गैस हो गए, या फिर इंजेक्शन, या फिर उन्होंने किसी चीज़ को खा लिया है या इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारे जो केमिकल्स जो है वो हमको बाहर से मिलते हैं, ठीक है, और जो कि एक डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई इनको एक्सोजीनस कहा गया है, ठीक है। सो केमिकल एजेंट्स में दो आते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस, ओके। नेक्स्ट है मैकेनिकल एजेंट, ओके। तो हमेशा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई डिसीज़ है वो सिर्फ बैक्टीरिया या सिर्फ वायरस की वजह से ही नहीं होते। ये हम एक के बाद एक जो भी एजेंट्स पढ़ रहे हैं, ये सारे एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं। उसी तरह जो मैकेनिकल एजेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सो मैकेनिकल एजेंट क्या होते हैं? मैकेनिकल एजेंट्स लाइक क्रॉनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है। मैकेनिकल मीन्स आप समझ रहे होंगे, मैकेनिकल वर्ड से जो मशीन्स हैं, ओके, या फिर जो भी ऐसे चीज़ें जो क्रॉनिक फ्रिक्शन पैदा करते हो, ठीक है। क्रॉनिक फ्रिक्शन इन द सेंस बहुत ज़्यादा घर्षण अगर है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, इंजरीज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, स्प्रेन आ सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है बोन्स का, इवन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एजेंट्स में जो है वो एक्सीडेंट्स हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का जब कोई क्रॉनिक फ्रिक्शन होता है या मैकेनिकल फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो ये भी एजेंट्स हैं, क्योंकि इनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि इंजरीज हो रहे हैं, ट्रॉमा हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, स्प्रेन मतलब मोच, ठीक है, ये सारी चीज़ हो रहे हैं। तो ये जो है ये मैकेनिकल एजेंट कहलाता है। उसी तरह से मैकेनिकल एजेंट है, उसी तरह से न्यूट्रिशनल जो है, न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है, न्यूट्रिशन जो है वो भी एक एजेंट के जैसे प्ले करता है रोल, ठीक है। क्यों और कैसे? बिकॉज जो एक्सेसिव और डेफिशिएंट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड टू माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, दिस इज टर्न लीड्स टू ससेप्टिबिलिटी टू एनी डिसीज, ओके। सो जो न्यूट्रिशन है वो भी एक एजेंट है। वाई मीन्स इफ़ अगर हमारी बॉडी में अगर किसी न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट है, ठीक है, अगर वो एक्सेसिव हो गया, यानी ज़्यादा हो गया या तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, जो कि माल न्यूट्रिशन कॉज करती है, ठीक है। और इफ़ अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है तो एक होस्ट को ससेप्टिबल बना देता है, और जिसकी वजह से और भी कई सारी जो डिसीजेस हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है। दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो एन एजेंट। द नेक्स्ट है सोशल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स में आता है जैसे कि आपके लिविंग पैटर्न, ओके, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइटरी पैटर्न, ओके। तो ये सारी चीज़ आपकी सोशल एजेंट्स में आते हैं। जैसे कि आपका लिविंग पैटर्न कैसा, लाइफस्टाइल कैसे हैं, आपके हैबिट्स कैसे हैं, ओके। आप टोबैको लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर कुछ भी तरीक़ा का जो है वो स्टेरॉइड्स या ड्रग्स ये अगर कोई यूज़ करता है, ठीक है। अगर किसी का स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, ओके, अगर वो बहुत लेट नाइट तक जागते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है ये सोशल एजेंट्स में आते हैं। ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं जो है एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये भी एक एजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन जो बॉडी है या फिर जो होस्ट है या फिर जो पर्सन है उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और उनकी वजह से भी जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज करता है। And here you can see that a list of other agents, that is hormones, lack of part or structure, chromosomal factors as well as immunological factors। तो ये भी अदर एजेंट्स में आते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, ओके। अगर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी बहुत सारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। दैट्स द हार्मोन्स भी एक एजेंट है, ओके। द नेक्स्ट है लैक ऑफ पार्ट और स्ट्रक्चर। इफ़ किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो वो भी जो है वो उस पर्सन को हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है उनकी बॉडी पे, वो होस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल फैक्टर।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से बहुत सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजेनाइटल डिसीज़ होते हैं। तो ये इसीलिए क्रोमोसोमल जो है या फिर क्रोमोसोम्स है वो भी एक एजेंट के तौर पे काम करता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर इम्यूनिटी जो है उनका वीक है या फिर इम्यून जो है, जो इम्यूनोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर उनका इम्यून सिस्टम अगर इम्बैलेंस है, अबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। दैट्स वाई जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होस्ट। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल देखा था, ट्रायड देखा था, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट था। तो अब तक हमने एजेंट्स देखा कि किन किन टाइप के एजेंट्स होते हैं। एजेंट सिर्फ इन्फेक्शियस ही नहीं, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले जो है एजेंट्स के बारे में स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू डील अबाउट व्हाट इज होस्ट। ओके, सो होस्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग। So human being is referred to as a soil and the disease agent as seed. तो इसको ये बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हम उसको रिफ़र कर सकते हैं एज अ सॉइल, और जो भी डिसीज एजेंट है उसको हम रिफ़र कर सकते हैं एज अ सीड। सीड मीन्स बीज, है ना। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सॉइल की तरह काम करता है, मिट्टी की तरह काम करता है, और उसमें जो भी डिसीज़ एजेंट आते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, तो वो उस बीज की तरह काम करते हैं। देन उस बीज के जब कांटेक्ट में सॉइल आता है तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो डिसीज़ के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसको एक आसान शब्दों में इस तरह से समझाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वही होस्ट है, और जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको हम रिफ़र कर सकते हैं एज अ सॉइल, और जो डिसीज़ एजेंट है उसको हम रिफ़र करते हैं एज अ सीड। ओके, तो उन्हीं की वजह से जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है वो एक डिसीज़ होता है। ठीक है, सो host is nothing but host refers to humans or animals that come in contact with the agent. Since agent has been considered as a seed of disease, the human host is referred to as soil. Host factor influence the interaction with the agent and the environment. ठीक है, तो वही बताया गया, जो होस्ट है, होस्ट का मीनिंग ही है जो ह्यूमन है या एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन या पर्सन वो जब कांटेक्ट में आते हैं किसी भी एजेंट के, ठीक है, सो वो एजेंट जो है वो सीड होता है, डिसीज़ प्रोड्यूस करने का वो एक सीड होता है, और जब उस सीड को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, देन वो क्या करता है, डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होस्ट फैक्टर्स। ठीक है, तो होस्ट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल होस्ट इज़ रिफर्ड एज अ सॉइल, एंड जो डिसीज़ एजेंट है वो रिफर्ड करता है एज अ सीड। सो होस्ट फैक्टर्स मैंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जिससे कि जो वो होस्ट है वो ससेप्टेबल बन जाता है और वो रिस्क में आ जाता है। ठीक है, और उनको डिसीज़ प्रोड्यूस हो सकता है या फिर कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो उसमें कुछ कारक हैं या फिर कुछ फैक्टर्स हैं हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर है, लाइफस्टाइल फैक्टर है। डेमोग्राफिक फैक्टर में फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, ठीक है, ये सारा मैटर करता है कि जो होस्ट है उसकी एज कितनी है, ओके, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। बेसिकली हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो डिसीज़ेस हैं वो मेल से ज़्यादा फीमेल को कॉज करती हैं, है ना, जितने भी डिसीज़ेज़ हैं। देन अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो डिसीज़ेज़ हैं वो एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, उनका जो एज है, उनका रीज़न है, उनका जेंडर है, ये सारा जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। देन उनका बायोलॉजिक कंडीशन कैसा है वो मैटर करता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, वो मैटर करता है। एंड उनका लाइफस्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक मीन्स उनकी इनकम कैसी है, जहाँ पे वो ऑक्यूपेशन जो उनका एरिया है वो कैसा है, ठीक है, और उनके सोशल, उनका बैकग्राउंड कैसा है, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान कैसा है। तो ये सारा चीज़ जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो होस्ट फैक्टर्स कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डील करते हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स. ओके, सो सर्टन जेनेटिक डिसीजेस आर डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स सच एज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड ब्लड डिसऑर्डर. सो बहुत सारे होस्ट में जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. ठीक है, अलग अलग टाइप के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं. जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं ये किन की वजह से होती है? कुछ जीन्स की अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से. ओके, और जी ये जो है ये सारे जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसमिट होता है. तो जो जीन्स है, जो जेनेटिक फैक्टर है, ये जो है वो होस्ट फैक्टर में आते हैं. तो ये भी चीज़ें जो है वो निर्भर करती है कि एक होस्ट को जो है वो डिसीज़ होगा या नहीं होगा, किस टाइप का डिसीज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर. न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर है. ओके, कि किस टाइप का न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं. ठीक है, अगर पुअर न्यूट्रिशन लेंगे तो उनका इम्यून पावर वीक होगा. ठीक है, उनकी बॉडी जो बिल्डअप अच्छे से नहीं होगी, तो वो पर्सन और ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी जो है उनमें वो बढ़ जाएगी एंड देन उनको इन्फेक्शन कॉज करेगा. ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल फैक्टर है. इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, because the reaction of human host to infection depends upon his or her previous immunological experience. Okay, for example, infection immunization. Those who have acquired a natural immunity will not easily be susceptible to disease. सो जो इम्यूनिटी है, एक होस्ट की इम्यूनिटी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. ये जो ह्यूमन जो ससेप्टिबल बनता है या फिर जो ससेप्टिबिलिटी होती है होस्ट की, वो निर्भर करती है इम्यूनिटी में भी. ठीक है, कि उनके बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है. अगर किसी पर्सन को इम्यूनाइजेशन हुआ है तो वो इजीली जो है वो डिसीज़, जो पर्टिकुलर डिसीज़ है वो उनको नहीं होता है. ठीक है, और उसी के प्लेस में अगर किसी का जो इम्यून पावर वो बहुत ज़्यादा वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको बहुत जल्दी जो है वो डिसीज़ कॉज कर जाते हैं. सो इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट कि जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंड होती है होस्ट ससेप्टिबिलिटी के लिए. ओके, नेक्स्ट लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में जैसे कि डाइटरी पैटर्न है, आप किस तरह का खाना खाते हैं. ओके, सो वेदर यू यूज़ टोबैको, अल्कोहल या नार्कोटिक ड्रग्स, और जो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइटरी पैटर्न में आते हैं, अगर इस तरह का अगर हैबिट है किसी को, तो वो भी जो है उस पर्सन को ससेप्टेबल होस्ट बना सकता है ना. तो वो पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऑन ससेप्टेबिलिटी टू डिसीज़. ओके, नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो लो क्लास के लोग होते हैं उनको जो है वो डिसीज़ेस बहुत जल्दी हो जाती है. उसका रीज़न ये भी है कि जो लो क्लास है उनकी अर्निंग उतनी नहीं अच्छी होती होगी, है ना, एंड उनकी पॉवर्टी की वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइजीन ये सब मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको डिसीज़ होने के चांसेस है. तो ये जो सोसाइटी है, जो सोशल है, या फिर जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है, ये भी एक फैक्टर है. ओके, टू मेक अ पर्सन ससेप्टेबल टू डिसीज़. ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट है वो हमारा लास्ट है. ठीक है, उस जो हम ट्राइड जो स्टडी कर रहे थे, जो ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि एजेंट क्या होता है, होस्ट कौन होते हैं, एंड इन्वायरमेंट में जो है वो आपका लास्ट है. सो इन्वायरमेंट क्या होता है? द इन्वायरमेंट रिफर्स टू द aggregate of all the external condition and influences affecting the life and development of an organism, human behavior as well as a society. ओके, सो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल कंडीशन है. ओके, जहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, ह्यूमन की लाइफ जो है वो प्रभावित होती है. ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिजम्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो सोसाइटी है उसको भी अफेक्ट करती है. ठीक है, सो इन्वायरमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल कंडीशन है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल कंडीशन है जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ जो ह्यूमन है और एक सोसाइटी को भी क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है. सो द इन्वायरमेंट आर दो सराउंडिंग्स एंड कंडीशन एक्सटर्नल टू द ह्यूमन और एनिमल. ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है, जो वातावरण है हमारा आसपास के जो
चीज़ें हैं आसपास, जिसके आसपास हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारा सराउंडिंग्स है और जो भी ह्यूमन के एक्सटर्नल आउटसाइड, जो उनके बॉडी के आउटसाइड जो कंडीशंस है, उसे हम इन्वायरमेंट ही कहते हैं। ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट है वो अलाउ करती है जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करती है, ये इन्वायरमेंट। ठीक है, और जो ये इन्वायरमेंट है वो इसमें भी हेल्प करती है कि जो भी पैथोजन है या जो भी एजेंट्स हैं, ठीक है, वो कितने देर तक उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करेंगे, कितने देर तक वो लाइव रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे उस इन्वायरमेंट में, उस चीज़ के लिए भी ये जो इन्वायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा एक एक्सटर्नल कंडीशन है। ठीक है, ये होस्ट के बॉडी के बाहर का जो सराउंडिंग है, ओके, जो एक्सटर्नल कंडीशन है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। और ये इन्वायरमेंट जो है वो अलाउ करता है और वो एक ज़रिया बन जाता है जिससे जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो होस्ट तक क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल लाइक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज सोशल, कल्चर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में फिजिकल चीज़ें जैसे कि एयर हो गए, वाटर हो गया, ओके, साउंड, नॉइज़, ये सारे आपका फिजिकल में आता है। कल्चरल चीज़ें आती है, आपका बिलीफ, थॉट्स, ओके, आपका कस्टम्स, आपके रिलीजन्स, ये सारे आपके कल्चरल फैक्टर्स में आते हैं। सोशल फैक्टर्स, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है, ये सारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्लूडेड है। और ये सारी चीज़ें हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी अदर डिसीज़ जो एजेंट है उनको होस्ट तक ट्रांसमिट करने में ये इन्वायरमेंट हेल्प करती है। ओके, and the surroundings in which a pathogen live and the effect the surroundings have on it are a part of the environment। ठीक है, तो ये तो ट्रांसमिशन में हेल्प करती ही है इन्वायरमेंट, साथ ही साथ जो भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, वो पैथोजेंस के लिए वो एक घर की तरह काम करता है जहाँ पर वो पैथोजेंस इजीली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और वो हमारे सराउंडिंग्स में वो प्रेजेंट रहते हैं और वो एक ह्यूमन बीइंग को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। So the environment can be within a host or external to it in the community। So वो जो environment है, ठीक है, वो environment उस pathogens के लिए जो है वो एक host भी हो सकता है और external world भी हो सकता है। ठीक है, उस pathogens के लिए कह रही हूँ मैं, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरसेस हैं, उनके लिए वो environment खुद एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे वो रह सके, एंड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, कम्युनिटी है, वहाँ पर भी वो रह सकते हैं। सो इन्वायरमेंट में हम अब डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के जो है इन्वायरमेंट है और किस किस टाइप के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट में आती हैं जैसे कि वाटर, सॉइल, हीट, लाइट, रेडिएशन, नॉइस, क्लाइमेट। ठीक है, इफ़ इनके कहीं पर भी पोर्शन पे अगर चेंजेस आते हैं या फिर अल्ट्रेशन होते हैं इस टाइप के फिज़िकल इन्वायरमेंट में, तो वो पोल्यूशन लीड करता है। सो इफ़ अगर वाटर में कुछ भी अल्ट्रेशन आता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो वो कॉज करता है वाटर पोल्यूशन। इफ़ अल्ट्रेशन कैन ऑकर्स इन एयर, तो वो लीड करता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, इफ़ देयर इज चेंजेस इन सॉइल देन इट में लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन। इफ़ देयर इज चेंजेस और अल्ट्रेशन इन नॉइस देन इट में लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन। तो इस तरह से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने नॉर्मल स्टेट से, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें आती हैं लाइक वाटर, एयर, सॉइल, हीट, लाइट, रेडिएशन, नॉइस, क्लाइमेट, अगर इनमें कहीं पर भी कुछ भी अल्ट्रेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, तो वो पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और यही पोल्यूशन देन लास्ट में डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, अगर ये फिज़िकल चीज़ें बिगड़ जाती है या अल्ट्रेशन हो जाती है या फिर उनमें कुछ गंदगी मिक्स हो जाती है, देन वो डिसीज़ कॉज करते हैं या डिसीज़ ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो है बायो मीन्स लाइफ होता है, तो इसमें लिविंग थिंग्स को लिया गया लाइक बैक्टीरिया, वायरस और अदर ऑर्गेनिजम्स।
तो ये भी जो है ये हमारे आउटर वर्ल्ड में प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट है। ओके, सो ये भी जो है ये सारे चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है ये भी डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे आउटर वर्ल्ड में ये लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है ये प्रेजेंट्स हैं। ओके, तो ये भी जो है डिसीज ट्रांसमिट करते हैं और ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। द नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है? द मैन लिव्स इन सोसाइटी एंड शुड फॉलो द एक्सेप्टेबल पैटर्न्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी सच एज कल्चर वैल्यूज, ओके, such as culture, values, custom, beliefs, religion, other psychological factors. ओके, सो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ पैटर्न्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी का एक अलग कल्चर होता है, एक वैल्यूज़ होते हैं, उनके खुद के कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं और अदर साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं। इफ़ इन फैक्टर्स में कहीं पर भी थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो जाता है तो वो फिर क्या क्रिएट करते हैं सोसाइटी में? टेंशन, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ओके, सो विच में कॉज बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो इफ़ अगर इस तरह के चेंजेस अगर होते हैं तो वो क्या कॉज करता है? बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कॉज करता है। सो ये जो पूरा टॉपिक था इसमें हमने स्टडी किया कि जो एपिडेमियोलॉजी ट्रायड है वो क्या होता है, और मेनली जो है इस ट्रायड में हम ये देखते हैं इंटरेक्शन किस तरह से होता है होस्ट और ह्यूमन और इन्वायरमेंट का। ये तीनों चीज़ें जब इंटरेक्ट करती है देन डिसीज प्रोड्यूस होता है। तो एक के बाद हमने ये सारा चीज़ को डील किया। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो है एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के बारे में आपको नॉलेज हुआ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिले। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।